चलिए, तो ये मैंने आपको फोर्स डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज फोर्स। अब सेक्शन 350 डिफाइन करता है व्हाट इज क्रिमिनल फोर्स। सेक्शन 350 डिफाइंस क्रिमिनल फोर्स while सेक्शन 349 ओनली डिफाइंड फोर्स। 349 ने सिर्फ फोर्स को डिफाइन किया था, बट 350 क्रिमिनल फोर्स को डिफाइन करता है। क्योंकि एक चीज होती है ना, हर फोर्स क्रिमिनल फोर्स नहीं होता। हर फोर्स क्रिमिनल फोर्स नहीं होता। तो बेसिक सी बात है कि फोर्स क्रिमिनल फोर्स कब होगा, हमें यह पता करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 350, a force becomes criminal. A force becomes criminal when it is used without the consent and in order to the committing of an offense, or when it is intentionally used to cause injury, fear or annoyance to another to whom the force is caused. देखो, हर फोर्स क्रिमिनल फोर्स नहीं होता है, वरना फोर्स तो ये भी होता है कि कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है तो आपने उसको पीछे से जाके झूला दे दिया ताकि वो और अच्छे से एंजॉय कर सके। करते हैं ऐसा अक्सर। दोस्त झूला झूल रहा है तो जाके पीछे से धक्का मार दिया उसको ताकि उसका झूला और ऊपर तक जाए। तो फोर्स तो यहां भी यूज किया, बट ये कोई क्रिमिनल फोर्स थोड़ी है। इसको क्रिमिनल फोर्स थोड़ी कहेंगे। क्रिमिनल फोर्स तो उसको तब कहेंगे जब आपने वो फोर्स सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट के बिना किया हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी ऑफेंस को अंजाम देने के लिए किया हो। मतलब फोर्स अगर सामने वाले की बिना कंसेंट के किसी ऑफेंस को करने के लिए किया जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड क्रिमिनल फोर्स। या फिर जब आपने वो इंटेंशनली किया है सामने वाले को चोट पहुंचाने के लिए, डर उसके अंदर लगाने के लिए, या उसको अनॉय करने के लिए, तो भी उसको क्रिमिनल फोर्स बोलेंगे। सपोज करो कि जिस व्यक्ति को आपने झूला दिया था वो व्यक्ति आपका दुश्मन था, और आपने झूला इसलिए दिया ताकि वो जाके गिर जाए और उसको चोट लग जाए। अब चूंकि यहाँ पे आपने उसको जानबूझ के इंटेंशनली चोट पहुंचाने के पर्पज से वो फोर्स यूज किया है, नाउ इट विल बी कंसीडर्ड अ क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, तो क्रिमिनल फोर्स का मतलब समझो कि जब फोर्स विदाउट कंसेंट किसी ऑफेंस के कमीशन के लिए किया जाता है तो क्रिमिनल फोर्स कहलाता है, या फिर इंटेंशनली चोट पहुंचाने के लिए, फियर करने के लिए, डराने के लिए या अनॉयंस करने के लिए होता है तो क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है। अच्छा, क्रिमिनल फोर्स को इंग्लिश लॉ में बैटरी कहा जाता है। एक टर्म होता है बैटरी, आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा इसको अपने लॉ के स्टार्टिंग जो सेमेस्टर्स होते हैं उसके अंदर। टॉर्ट के अंदर आपने बैटरी पढ़ा होगा। इंग्लिश लॉ का एक कॉन्सेप्ट होता है, बस हम जिसको क्रिमिनल फोर्स बोलते हैं उसी को इंग्लैंड में बैटरी कहा जाता है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ना फोर्स का यूज बड़ा इंटेंशनल होता है। पहला इंग्रेडिएंट कि इंटेंशनल यूज होना चाहिए फोर्स का। दूसरा, विदाउट द पर्सन्स कंसेंट। जिस व्यक्ति पे फोर्स यूज किया जा रहा है उसकी कंसेंट के बिना किया जा रहा है। और तीसरी चीज, या तो किसी ऑफेंस के लिए किया जा रहा है, या फिर उसको डराने के, उसको चोट पहुंचाने के, या उसको एनॉय करने के पर्पज से किया जा रहा है। तो तीन इंग्रेडिएंट क्या हुए? इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स, विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, एंड either for the commission of an offense or with the intention of causing injury, fear or annoyance to the person. बस ये तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं यहाँ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। जेड जो है वो एक बोट पे बैठा हुआ है। मूर्ड बोट का मतलब होता है रस्सी से बंधी हुई बोट। जैसे कि वो नदी किनारे पे बोट जो है, अगर अपन उसको ऐसे छोड़ दो तो वो पानी के बहाव के साथ चली जाती है ना, तो उसको रस्सी से बांध के रखते हैं ताकि वो बह ना जाए। तो ये जो जेड नाम का व्यक्ति है ना, वो जिस बोट पे बैठा हुआ था ना, वो बोट बंधी हुई थी। वो बोट बंधी हुई थी, इसलिए वो आराम से निश्चित होकर बैठा हुआ था। तो एक ए नाम का व्यक्ति आया, उसने क्या करा? उसने उस बोट की रस्सी को खोल दिया। ए नाम के व्यक्ति ने आके बोट की रस्सी को खोल दिया। अब क्यों खोला? अच्छा, इंटेंशनली खोला। ये इंटेंशनली क्या चाहता था कि वो बोट वहां से ड्रिफ्ट हो जाए और ड्रिफ्ट होके नदी में बह जाए। अच्छा, जेड जो है वो बंधी हुई बोट पे बैठा हुआ था तो उसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा था, बट ए ने जो बोट खोल के हरकत करी है इंटेंशनली, उस हरकत से जेड की बोट
बहने लग जाएगी, और जेड भी बोट के साथ बहने लग जाएगा, मतलब जेड के अंदर मोशन आ जाएगा। तो यहाँ पे ए ने इंटेंशनली जेड के अंदर मोशन कॉज कर दिया। एंड ऐसा क्यों किया उसने, और किस तरीके से किया? क्या उसने अपनी बॉडीली पावर से किया, या उसने अपने किसी सब्सटेंस को डिस्पोज करके किया, या उसने किसी एनिमल से किया? देखो यहाँ पे उसने डिस्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस से किया। कैसे? उसने सिर्फ रस्सी खोल दी, बस उसने सिर्फ रस्सी खोल दी। उसने खुद आके बोट को धक्का नहीं मारा, उसने सिर्फ रस्सी खोल दी। और रस्सी खोलते से ऐसा नहीं होता कि बोट चली जाएगी, और जरूरी भी नहीं कि रस्सी खोलते से बोट चली ही जाएगी। उसने तो बस रस्सी खोल दी, उसके बाद उसने उसका कोई एक्ट नहीं किया, ना तो उसने कोई एक्ट किया, ना उसने किसी से कोई एक्ट करवाया। तो he does this by disposing substance in such a manner that the motion is produced without any other act or on any person's part. अब उसने रस्सी खोल के उसका काम कर दिया, अब उसको कुछ नहीं करना है। जब भी बहाव आएगा पानी में, जेड चले जाएगा। तो यहाँ पे ए ने क्या क्या किया, अपन उसके इंग्रेडिएंट मैच करते हैं। ही इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड। सबसे पहले जो उसने इंटेंशनली जेड के ऊपर फोर्स यूज किया है, और फोर्स कौन सा वाला यूज किया है? डिस्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस वाला। बॉडीली पावर नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉडीली पावर कब होती है? जब बोट को मैं खुद धक्का मारता। एनिमल भी नहीं करा मैंने, रस्सी खोली यानी सेकंड वाला फोर्स यूज करा, डिस्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस वाला। एंड ये मैंने जेड की कंसेंट के बिना किया। तो दूसरा इंग्रेडिएंट क्या हो गया? विदाउट जेड कंसेंट। पहला इंग्रेडिएंट इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स यहाँ पे हो गया, दूसरा विदाउट द पर्सन कंसेंट यहाँ पे हो गया, तीसरा इन ऑर्डर टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कमीशन ऑफ एन ऑफेंस क्यों? अगर वो व्यक्ति जेड जो है, अगर वो नाव के साथ बह जाएगा, वो मर जाएगा, तो मैंने तो ऑफेंस किया ना उसको मारने का। तो ऑफेंस के लिए मैंने ये किया। तीनों इंग्रेडिएंट फुलफिल हो गए ना। अच्छा, ये भी पता है मुझे कि मैंने जो बोट खोली है ना, उस बोट को अगर बहा, अगर वो बोट बही, तो जेड को चोट लगेगी। ये भी मुझे पता है। मतलब सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। तो सीधी सी बात है, हम सीधे बोल देंगे कि ए हैज यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू जेड। ए ने जेड के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। ठीक है, चीज यही खत्म हो जाती है। और कौन सा क्रिमिनल फोर्स यूज किया है? मोशन करने वाला, उसके अंदर मोशन हो जाएगा। आप सेक्शन 350 में देखो, बहुत सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आप इन सारे इलस्ट्रेशन को एक बार रीड कर लेना। देखो, इसमें एक इलस्ट्रेशन आखिरी वाला, कि आप अगर अपने डॉग को किसी के पीछे, वो ऐसा कहते हैं ना, डॉग को शू शू करते हैं, किसी के पीछे पड़वा देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। हमको तो लगता है कुछ ऑफेंस नहीं है वो, हमें तो लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है, अरे कितना प्यारा डॉग है, देखो डर रहा है सामने वाला। कितने बार हम करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं। बट हमें पता ही नहीं है कि अगर हम किसी व्यक्ति की कंसेंट के बिना अपना डॉग या कोई भी डॉग उसके पीछे पड़वाते हैं, और इस इंटेंशन से पड़वाते हैं कि वो डरेगा, या उसको चोट लगेगी, या उसको अनोयंस होगा, तो हम उस व्यक्ति पे क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं। हम सेक्शन 350 में एक ऑफेंस करते हैं क्रिमिनल फोर्स यूज करने का। आप इसका लास्ट इलस्ट्रेशन देखिएगा, और किसी के पास अगर डॉग हो तो ऐसा मत करिएगा। सेक्शन 350। अब आ जाओ सेक्शन 351 पे। 351 असॉल्ट। असॉल्ट यानी हमला। whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person। देखो यहाँ पे ना, ये असॉल्ट बहुत ध्यान से समझना आपको। हमले का मतलब बड़ा अजीब होता है। आपने किसी को कोई जेस्चर दिया। जेस्चर का मतलब समझते हो ना क्या होता है? इशारा, हाथ से कोई इशारा करके दिखाना, इसको जेस्चर बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति ने जेस्चर दिया, या प्रिपरेशन उसने दिखाई, इस चीज की प्रिपरेशन दिखाई कि मैं तुझ पे हमला करने वाला हूं, मैं तुझ पे क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला हूं। किसी व्यक्ति को कोई ऐसा इशारा करना, या किसी व्यक्ति को कोई ऐसा प्रिपरेशन दिखाना कि आप उस पे क्रिमिनल फोर्स यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो इसी को असॉल्ट बोलते हैं। मतलब हमला करना एक्चुअल में तब नहीं होता है जब हमला हो जाए। हम हमले का मतलब क्या समझते हैं? हम हमले का मतलब समझते हैं
कि दो लोगों ने आके किसी व्यक्ति को ऊपर आके चाटा वाटे मार दिए तो बोलते हैं उसने हमने हमला कर दिया। अरे उसको हमला थोड़ी बोलते हैं, वो तो वॉलेंट्री हर्ट तक पहुंच गई है बात। वो तो बहुत आगे की कहानी हो गई है, ये हमला तो उसके पहले की चीज है। मतलब यहाँ पे तो आप सामने वाले को सिर्फ अभी जेस्चर दिखा रहे हो, अभी सामने वाले को सिर्फ अपना प्रिपरेशन दिखा रहे हो। अच्छा, ये जो आपने जेस्चर दिया, ये जो आपने प्रिपरेशन दिखाया, ये कुछ इस तरह का जेस्चर था, कुछ इस तरह की प्रिपरेशन थी जो सामने वाले व्यक्ति को ये अप्रीहेंड करवा देगी कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। सिर्फ कुछ शब्द आपने उसको कहे, उसको असॉल्ट नहीं कहते। असॉल्ट के लिए जरूरी है कि या तो कोई जेस्चर हो या फिर कोई किसी तरह की प्रिपरेशन हो जिससे पता चले कि आप सामने वाले व्यक्ति पे क्रिमिनल फोर्स यूज करना चाहते हो। बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूज may give to his gesture or preparation a meaning as may make those gesture or preparation amount to an assault. हर तरह का जेस्चर, हर तरह का प्रिपरेशन असॉल्ट नहीं होता। सिर्फ वही जेस्चर, सिर्फ वही प्रिपरेशन जो सामने वाले को एप्रीहेंड करवाए कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो, वो असॉल्ट कहलाता है। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट देयर शुड बी सम एक्चुअल हर्ट कॉस्ट। हमने पूरा सेक्शन रीड किया, हमने सेक्शन की बेयर रीडिंग की, कहीं भी नहीं लिखा है कि हर्ट होना चाहिए सामने वाले को। हर्ट इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर असॉल्ट। हमले के लिए चोट पहुंचना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दिखाता हूं। एक लोडेड पिस्टल लेके किसी के सिर पर रख दी, एक लोडेड पिस्टल लेके किसी के सिर पर रख दिया, किसी के सामने रख दी और कह रहे हो कि आप किसी को लोडेड पिस्टल दिखा रहे हो, उसका क्या मतलब है? आपकी पिस्टल में गोलियां लोडेड है और आप किसी के सामने पॉइंट आउट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि सामने वाले को इस चीज का एप्रीहेंशन हो जाएगा कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो, क्योंकि एक ट्रिगर आपसे दबा और सामने वाला खत्म। तो किसी के ऊपर लोडेड पिस्टल पॉइंट आउट करना इज एन असॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। उसको असॉल्ट माना जाता है क्योंकि वो एक तरह का जेस्चर है और वो जेस्चर सामने वाले को ये एप्रीहेंड करवा रहा है कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले हो। यही तो दो इंग्रेडिएंट होते हैं यहाँ पे। कौन से दो इंग्रेडिएंट? पहला, मेकिंग ऑफ एनी जेस्चर और प्रिपरेशन बाय द पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर। ये चीज याद रखना, सामने वाले के प्रेजेंस में होना चाहिए ये जेस्चर। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति जिसको आप दिखा रहे हो गन, वो वहां खड़ा ही ना हो और आप अभी गन हवा में दिखा रहे हो ऊपर और सामने वाले ने जाके कंप्लेन कर दी कि इसने मुझ पर असॉल्ट किया। नहीं किया भाई। असॉल्ट तभी होता है जब सामने वाला आपकी प्रेजेंस में हो, यानी जिसको आप लोडेड पिस्टल दिखा रहे हो वो सामने होना भी तो चाहिए। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट, मेकिंग ऑफ जेस्चर, मेकिंग ऑफ प्रिपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द अनदर पर्सन। दूसरा दूसरा इंग्रेडिएंट ये कि इंटेंशन और नॉलेज, intention or knowledge of likelihood that such gesture or preparation will cause the person present to apprehend the person making it to set to use criminal force to him. दूसरा इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल है। जो आप यहाँ पे जेस्चर दिखा रहे हो, जो आप प्रिपरेशन दिखा रहे हो, आपका इंटेंशन ये है, आपका नॉलेज ये है कि सामने वाला ये समझेगा कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करना चाहते हो। ये सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, तो इंग्रेडिएंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपने असॉल्ट उस पर कर दिया। अच्छा, एक चीज याद रखो, ऑफेंस को करने का प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है। अगर आप मर्डर कर रहे हो तो मर्डर करने की प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है। आप सेक्शन 511 देखना, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको जब हम वहां पहुंचेंगे, आखिरी सेक्शन है वो। मेयर प्रिपरेशन टू कमिट अ क्राइम इज नॉट पनिशेबल, बट प्रिपरेशन विद द इंटेंशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन इज एन असॉल्ट। लेकिन ये असॉल्ट एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसका प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। आप सामने वाले पे कोई ऑफेंस करना चाहते हो और आपने उसकी प्रिपरेशन कर ली उसके सामने खड़े होके। अच्छा, उसकी प्रिपरेशन सामने वाले को क्या दिखाएगी कि आप उससे क्रिमिनल फोर्स यूज करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है और मैं मेरे दुश्मन के सामने क्या कर रहा हूँ, फटाक से अपनी कार के पास गया और उसका गेट खोल के उसके अंदर से गन निकालने लगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस पर हमला करने की। तो सामने वाला देख रहा है मुझे, क्या देख रहा है सामने वाला? कि मैं उसको देख के कार के पास दौड़ा और वहां से गेट खोल के उसमें से गन निकाली। मतलब अभी सिर्फ प्रिपरेशन किया, बट ये प्रिपरेशन भी यहाँ पे असॉल्ट है, ये प्रिपरेशन भी यहाँ पे सेक्शन 351 में पनिशेबल है। तो इस चीज को याद रखना कि प्रिपरेशन ऑफ ऑफेंस इज पनिशेबल एज एन असॉल्ट इफ इट इज डन विद द इंटेंशन
क्योंकि इसमें असॉल्ट में डेफिनेशन ही ये कहती है ना कि कोई भी जेस्चर, कोई भी प्रिपरेशन ऐसी जो सामने वाले को ये सोचवाए, ये सामने वाले को ऐसा दिखाए, एप्रीहेंड करवाए कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करना चाहते हो। द इंटेंशन और नॉलेज इज द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस। आपका इंटेंशन और आपका नॉलेज कि सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, इज द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस। आप इलस्ट्रेशन देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने जेड को देख के ऐसे हाथ हिलाया, ऐसे ऐसे करके, शेकिंग द फिस्ट, इस इंटेंशन से कि जब आप जेड को ऐसा दिखाओगे तो जेड को लगेगा कि आप उस पर हमला करने वाले, तो आपने उस पर हमला कर दिया, आपने उस पर असॉल्ट कर दिया। आपने सिर्फ उसको ऐसे फिस्ट दिखाई अपनी ऐसे ऐसे करके, इस इंटेंशन से कि सामने वाला डरेगा कि आप उस पर हमला करने वाले हो। आपने असॉल्ट किया। ये साउथ की मूवी देखते हैं ना हम, दुश्मनों को देख के हीरो कैसे हाथ ऐसे ऐसे करता है, इतनी जोर से हाथ पकड़ता है कि जमीन कट जाती है। देखा होगा आप लोगों ने। सामने वाले समझ में आ जाता है सामने वाले को कि आप उस पर स्ट्राइक करने वाले हो, तो वो जो हीरो वहां पे कर रहा है ना, वो अभी एक्चुअली असॉल्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज देखो ना तो उसको देख के आईपीसी एप्लीकेबल करा करो वहां पे कि अरे ये कौन सा ऑफेंस कर रहा है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा, आपके पास एक डॉग है, बड़ा ही फिरोशियस डॉग है। फिरोशियस डॉग का मतलब समझते हो आप लोग? ऐसा डॉग जो छोड़ दिया जाए तो सामने वाले पे हमला कर देगा, आक्रमण कर देगा, काट लेगा उसको। आपने उसका जो मजल होता है, मजल का मतलब उसके मुंह पे बांधने का वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे वो डॉग किसी को काट नहीं पाए, आपने उसके मजल को अनलूज करना शुरू कर दिया जेड के सामने। अच्छा, जेड भी वहीं खड़ा है, आपका दुश्मन है जेड, और आप ए हो। आपने जेड को देख के अपने फिरोशियस डॉग का मजल अनलूज करना चालू कर दिया। एक फिरोशियस डॉग का मजल आप अपने दुश्मन के सामने अनलॉक करोगे तो इससे क्या लगेगा? आपका इंटेंशन तो यहाँ पे यही रहेगा ना कि जेड को ये लगे कि तुम जेड के पीछे उस डॉग को छोड़ने वाले हो और वो डॉग जेड पे अटैक कर देगा। राइट? लगेगा ऐसा? बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? जेड पे असॉल्ट कर दिया। ठीक है, ये दो इलस्ट्रेशन से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी नहीं हुआ तो तीसरा इलस्ट्रेशन भी उसको देख लीजिए। ठीक है, तो सेक्शन 351 क्या था, असॉल्ट क्या था, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब असॉल्ट की पनिशमेंट क्या है, असॉल्ट से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं, ये हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, बट आपको मैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा काम दे रहा हूँ। सेक्शन 352, 353 और 354, ये तीन सेक्शन आपको पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये बड़े इजी हैं। असॉल्ट समझा दिया, सिर्फ असॉल्ट की पनिशमेंट आपको देखना है, तो आप देख के आइएगा। कल मैं आपसे इसमें सवाल पूछूंगा, जो नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है देखो आईपीसी का। ठीक है, अभी इसके बाद की कुछ कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोग को वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी जितनी इंटरेस्टिंग ये वाला चैप्टर, क्योंकि हर्ट करने वाला ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है आईपीसी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो, रिविजन करते जाओ, कल मिलेंगे फिर आगे।